हेलो प्यारे साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि हम यहां पर इस चैनल में केमिस्ट्री जीरो से लेकर हीरो तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। मतलब शुरुआत से लेकर प्यारे बच्चों हम केमिस्ट्री शुरू करेंगे और अच्छी पैठ बनाएंगे, अच्छी पकड़ बनाएंगे केमिस्ट्री में। तो प्यारे साथियों, मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ गया हूं, जो कि आप अगर 11th में हैं तो भी आपको इसे देख लेने की आवश्यकता है, और अगर 12th में है भैया तो ये तो तैयार ही होना चाहिए। और आज मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, जो कि बेटा बेसिक केमिस्ट्री में आता है। मतलब ये बेसिक चीजें हैं केमिस्ट्री की, जो कि हमें पता होना ही चाहिए। और हम कभी कभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं, हम गलत कर देते हैं। कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं, कोष क्या होती है, उपकोष क्या होता है, इन सब में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज सारे कंफ्यूजन दूर होंगे, क्योंकि मैं लेके आ गया हूं सुपर ट्रिक। मैं क्या लेकर के आ गया हूं? सुपर ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो बहुत से बच्चे हैं जो कि पढ़े होंगे 11th में 10th में, इसकी तैयारी मतलब इसके बारे में अच्छे से पढ़े भी होंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस भी किए होंगे। लेकिन फिर भी आप, क्या होता है जब हम कुछ चीजें पढ़ना छोड़ देते हैं, धीरे धीरे वो भूल जाता है। बेसिकली केमिस्ट्री के साथ ऐसा बहुत होता है। तो यदि आप भूल चुके हो या आपको कोई समस्या होती है तो प्यारे साथियों, आज सुपर ट्रिक सीख लेना। चाहे आप बाउ नियम से, चाहे बोरबरी नियम से, दोनों नियम से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को धुआं धुआं कर दोगे। एक ही नियम से दोनों नियम बता दूंगा कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। और यदि अपवाद वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गए तो कैसे करेंगे, आज सारी चर्चा इस छोटे से वीडियो में करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन सभी बच्चों तक जो बेटा अभी स्टार्ट किए हैं तैयारी करना, या 12th की या फिर 11th की। ये दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, और पूरा वीडियो देखने के बाद बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वास्तव में आनंद आया, मजा आया, चीजें समझ में आई या नहीं आई। तो आइए इसी के साथ एक नए अंदाज से शुरू करते हैं। सबसे पहले पेज पे क्या है आपको दिख रहा होगा? सॉलिड, गैस, लिक्विड। ये क्या है बेटा? ये सभी पदार्थ की अवस्थाएं हैं। किसकी किसकी अवस्थाएं भैया? पदार्थ की। किसकी अवस्थाएं हैं? पदार्थ की। पदार्थ से तो आप सभी परिचित होंगे, आप सब जानते होंगे पदार्थ क्या है। इसको मैटर कहते हैं, है ना। ये सभी पदार्थ हैं। लेकिन ये पदार्थ बना कैसे? भाई साहब, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, इसको दिल पे ना लेना। सच्चाई का मुझे पता नहीं, लेकिन इससे आपको परमाणु समझ में आ जाएगा, ये मैं वादा करता हूं। मान लो कि एक बार हमारे डाल्टन भाई साहब घर में बैठे थे, उनके पास कोई काम नहीं था। कहानी के सत्यता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सुन लीजिएगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लो कि वो बैठे थे, उनके पास कोई काम नहीं था, तो एक पत्थर का टुकड़ा ले आए, उसको तोड़ना शुरू कर दिए। अब पत्थर वो बोले तो क्या, सॉलिड। सॉलिड है तो वो क्या है? पदार्थ है। तो भैया ये सॉलिड हो, गैस हो, लिक्विड हो, ये सब क्या है? पदार्थ है। तो भाई एक पत्थर का टुकड़ा लाए, वो एक का था, पदार्थ था, और उसको तोड़ना शुरू कर दिए। अच्छा, तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, उनको मजा आने लगा। अब इतना मजा आने लगा कि भैया एकदम से मस्त हो गए, खिड़की दरवाजा बंद करके अब तोड़ने लगे। तोड़ते 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 इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि अब वो दूसरे भागों में टूट ही नहीं रहा था, और उसका नाम उन्होंने दे दिया कि भैया ये परमाणु है। क्या है? परमाणु। तो भैया क्या हुआ? उन्होंने बताया, डाल्टन भाई साहब ने, कि पदार्थ का सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु कहलाता है। और उन्होंने ये तक कह दिया कि इसे दूसरे भागों में नहीं बांटा जा सकता, नहीं बांटा जा सकता, इसे नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन बाद में वो गलत साबित हुए, ऐसा नहीं था। परमाणु बाद में पाया गया कि इसको भी दूसरे भागों में बांटा जा सकता है। बाद में रिसर्च द्वारा पता चला कि परमाणु भी 3 मूल कणों द्वारा मिलकर के बना होता है। ये बेसिक चीज है, सबको पता होगा। अब आगे चलते हैं। तो भैया आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब किससे मिलकर के बना है? परमाणु से मिलकर के बना है। अब आते हैं आगे। अच्छा, आगे क्या? परमाणु का आकार गोलाकार होता है। परमाणु का आकार कैसा होता है बेटा? गोलाकार। और परमाणु क्या है? तो भैया पदार्थ का सबसे छोटा कण है। पदार्थ का सबसे छोटा कण है।
सबसे छोटा कण है, इसे हम खुली आंखों द्वारा नहीं देख सकते। सबसे छोटा कण खुली आंखों को मतलब मेरा नंगी आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। छोटा कण है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। कुछ इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा इसके लिए, दिखाई नहीं देता। तो प्यारे बच्चों, और ये होता कैसा है, तो परमाणु का आकार गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। बाद में पाया गया कि परमाणु कैसा है? गोलाकार है। तो गोलाकार कैसा बेटा? इस तरह से, जैसे कि आपको ये परमाणु दिख रहा है, कैसा होता है? गोलाकार होता है। लेकिन पता चला कि जो परमाणु है ये गोलाकार तो है, लेकिन ये विभाजित तो हो सकता है, इसे दूसरे भागों में बांटा जा सकता है। किन किन चीजों में? तो बेटा परमाणु को बांटा जा सकता है किसमें? 3 मूल कणों में। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। भैया ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है आपका? प्रोटॉन। ये आपका क्या है? न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नामक ये तीनों क्या है बेटा? मूल कण है। मूल कण है। इन 3 मूल कणों में बांटा जा सकता है। बाद में रिसर्च द्वारा पता चला। और क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर ऋण आवेश होता है, और यह परमाणु के एक सेकंड, पहले तीनों के बारे में जान ले। इलेक्ट्रॉन है जो कि ऋणावेशित है, प्रोटॉन है जो कि धनावेशित है, और न्यूट्रॉन बेटा उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अब इसमें से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है बेटा, ये दोनों बेटा पता चला, हमारे रदरफोर्ड भाई साहब ने बताया कि भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। जो कि नाभिक क्या है? परमाणु के मध्य का भाग, ये बीच वाला भाग, इसे नाभिक कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? नाभिक या न्यूक्लियस। क्या कहते हैं बेटा? नाभिक। और यहां पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहां पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। और बेटा इलेक्ट्रॉन जो है ये चक्कर लगाता है। चक्कर लगाता है किसका? नाभिक का। नाभिक का चक्कर लगाता है। चक्कर लगाता है किसका? नाभिक का। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। लेकिन शुरू में ये पता चला कि भैया, सबसे पहले मैंने बताया ना, क्या बताया? कि सबसे पहले डाल्टन ने बताया कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है, जिसे दूसरे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। बाद में रिसर्च द्वारा पता चला कि नहीं, परमाणु को 3 मूल कणों में बांटा जा सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। फिर पता चला कुछ प्रयोग द्वारा नाभिक की खोज हुई, और नाभिक की खोज में यह पता चल गया कि परमाणु के मध्य में एक ठोस क्षेत्र होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसमें पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब जब गोलाकार है तो कैसे चक्कर लगाता है, आइए आगे बताते हैं। आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। क्या ये फिगर दिख रहा है? अब यहां पर आपको नाभिक दिख रहा है, और नाभिक के चारों तरफ बेटा ये एक कक्षाएं दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं? गोलाकार कक्षाएं। जिस शक्तिमान के देखो सीने पे बना रहता है ऐसे गोला गोला, सेम उसी तरह आपको ये दिख रहा होगा। इस तरह ये क्या है बेटा? कक्षाएं। इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, लेकिन ऐसे हमको दिखाई देता है। ठीक है, अभी मैं और बताता हूं, और फिगर से समझाता हूं। अब गौर से देखो, अब ये कैसा दिखाई दे रहा है? अब ये कैसा दिखाई दे रहा है? थोड़ा रोक दो उन कक्षाओं को। तो ये देखो, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। ये आपका इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगा रहा है बेटा, अगर उसको रोक दिया जाए तो। और ये आपका नाभिक हो गया। ये आपका क्या हो गया? नाभिक हो गया। ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। ये आपका क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन है। और ये आपका नाभिक है। इस नाभिक में क्या है? प्रोटॉन भाई साहब है और न्यूट्रॉन भाई साहब है। ठीक है, अब ये घूम रहा है। देखो कैसे घूम रहा है, तो इस तरह से घूम रहा है। देखो, ये देखो इस तरह से घूम रहा है। ये कक्षा हो गई, कैसी है? वृत्तीय कक्षा है, गोलाकार। और ये इसमें कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से चारों तरफ चक्कर लगाता है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यहां पर पाया जाता है। अब बात क्लियर हुई क्या? अब बात क्लियर हुई? मुझे पता है क्लियर हो गई होगी, कमेंट में बताते रहो। आगे आ जाओ। कुल मिला के हमें जब पता चला
कि भैया ये आपका नाभिक है, यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये बातें जब क्लियर हुई तो ये बातें क्लियर होने के बाद हमारे दिमाग में ये प्रश्न आया कि हमको पता कैसे चलेगा कि परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है। अब भैया अलग अलग पदार्थ, अलग अलग तत्वों के अलग अलग परमाणु होते हैं। लोहा का अलग परमाणु है, सोना का अलग परमाणु है, मतलब तमाम प्रकार के तत्व हैं और तमाम प्रकार के परमाणु हैं। हर प्रकार के तत्व के परमाणु में अलग अलग तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। कैसे? जैसे यहां देखिए, ये आपकी है आवर्त सारणी। क्या है बेटा? ये आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, इस आवर्त सारणी में बहुत ढेर सारे तत्व हैं। कितने तत्व रखे गए हैं? 118 तक। अब ये सब अलग अलग तत्व हैं और अलग अलग तत्व हैं तो इनके सबके अलग अलग परमाणु होंगे। सबके अलग अलग परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या भी अलग अलग होगी, लेकिन किसके परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये हमें यहां से पता चलेगा। जैसे हाइड्रोजन आपका पहले स्थान पे रखा गया है तो इसका मतलब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। वैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, प्रोटॉनिक विन्यास नहीं सीख रहे, तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है। तो जिसका जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात नोट कर लो, ये बात नोट कर लो कि क्या, ये नोट करो कि परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक बेटा इसको Z से डिनोट करते हैं। ये बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के। जिसका जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब कैसे? जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम का परमाणु क्रमांक देखो 2 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद लिथियम का 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा। बोरान का 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह से आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, इस तरह मतलब टोटल आपको पता है 30 तक तत्व याद कर लेने हैं। कहां तक? जिंक तक। हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक आपको तत्व याद होने चाहिए, आपकी जुबान पर होने चाहिए। नहीं है तो याद कर लो, 1 से लेकर 30 तक याद कर लो। सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी में से आपको आएंगे और यही ऐसे तत्व हैं जिनका बार बार आपको यूज करना पड़ेगा। तो इतना याद कर लेना भैया। बाकी अब मैं आगे चलता हूं, आगे की बात करता हूं, आगे की बातें बताता हूं। चलिए आगे की बात में सबसे पहले करूं, हाँ क्या आगे की बात करना चाहता हूं मैं आपसे, इस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लें। डिस्कस करना क्या है गुरुजी? तो डिस्कस भैया ये करना है कि जैसे मान लो, हाँ जैसे मान लो मेरे पास सोडियम है। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो समझ लो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 11। जैसे मान लो मेरे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 13। कैसे पता चला कि 13 है? भैया यहां से चेक कर लो, कहां है एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम ये रखा है 13 नंबर पे, इसका 13 परमाणु क्रमांक होगा तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे फास्फोरस है 15 पे रखा हुआ है तो भैया इसमें 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे से एक एक बात समझ में आ जानी चाहिए। अब बेटा मैं आगे चलता हूं। अब देखो, अब जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, जानते हो वो ऐसे ही नहीं घूम रहा, उसके पीछे भी कुछ लॉजिक है। क्या? अब बेटा आते हैं कक्षा। अब बेटा थोड़ा ध्यान दो, मैंने कहा जो इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो परमाणु के बीच में नाभिक था और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था। किसमें? कक्षाओं में। तो बेटा यही है वो कक्षा जिनको वृत्तीय कक्षाएं कहते हैं। ये क्या है बेटा? वृत्तीय कक्षाएं हैं। ये क्या है रसगुल्ले? वृत्तीय कक्षाएं हैं। ये जो गोलाकार संरचना है जिसपे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, इसको कक्षा कहा जाता है। कक्षा क्या कहा जाता है? कक्षा। ठीक है, या फिर इसको हम कोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोष। ध्यान दो, ये देखो ऑर्बिट और सेल, कक्षा या कोष कहते हैं। तो भैया इसे हम और क्या कह सकते हैं? इसे हम कक्षा या कोष कह सकते हैं। कक्षा या कोष कह सकते हैं। कितनी है? तो भैया पहली ये वाली हो गई, दूसरी ये हो गई,
तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, और भी हो सकती हैं, पांचवी, छठवीं, सातवीं और भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि किस कोष में इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं। अच्छा, उससे पहले जो ये पहली वाली कोष है, कौन सी पहली वाली कोष, इसको बेटा नाम दिया गया, क्या, इसे बेटा के से डिनोट करते हैं। तो ये पहली वाली कोष को क्या कहते हैं, के। दूसरी वाली जो कोष है इसको बेटा नाम दिया गया एल। तीसरी वाली कोष को नाम दिया गया एम, और चौथी वाली कोष को नाम दिया गया एन। क्या दिया गया, एन। तो के, एल, एम, एन। अब इनको नाम से बुलाया जाएगा। पहली कक्षा मतलब के, दूसरी कक्षा मतलब एल, तीसरी मतलब एम, चौथी मतलब एन। अब इनको नाम से बुलाया जाएगा। पांचवी ओ, छठवीं पी, इस तरह से बढ़ती जाएंगी। अच्छा, मैं आगे की चर्चा करूं तो आगे की चर्चा में बेटा बात करना चाहूंगा कि कौन सी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन वहां रहता है। ये भी तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए गुरुजी। ये पता नहीं रहेगा तो आगे हम काम कैसे करेंगे। तो भैया जैसे मान लो ये के वाली पहली कक्षा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर देखूं, इलेक्ट्रॉन की संख्या भैया, तो ये के में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बेटा एल की बात करूं तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन रहेगा 8। एम में कितना रहेगा, 18। एन में कितना रहेगा, 32 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब जो ये पहला वाला कोष है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 2 भरी जा सकती है। दूसरे वाले कोष में ज्यादा से ज्यादा 8, तीसरे वाले कोष एम में ज्यादा से ज्यादा 18 और चौथे वाले में 32। 2, 8, 18, 32। यही सारी चीजें बेटा यहाँ पे लिखी हुई हैं। थोड़ा पढ़ लेते हैं डिफिनीशन के साथ। क्या, परमाणु में न्यूक्लियस के चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। परमाणु के इन कक्षाओं को अंग्रेजी अक्षर के, एल, एम, एन द्वारा दर्शाया जाता है। पहली मतलब के जो है वो फर्स्ट कक्षा या ऑर्बिट होती है। एन बराबर 1, मतलब हम कक्षा को एन से डिनोट करते हैं। कक्षा या सेल को हम एन से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल एन से। तो एन बराबर हम इसको 1 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली कक्षा क्या हो गई, पहली कक्षा आपकी के हो गई। दूसरी कक्षा क्या हो गई बेटा, एल हो गई। तीसरी कक्षा क्या हो गई, एम हो गई। चौथी कक्षा क्या हो गई, एन हो गई। अगर पांचवी है तो ओ हो जाएगी, छठवीं है तो पी हो जाएगी। इस तरह से आगे चलेगा। अब और आगे आ जाओ। अब देखो, अब ये तो रही कक्षा की बात। अब बेटा कक्षा के साथ ही साथ होता है उपकक्षा। कक्षा के साथ साथ क्या होता है, उपकक्षा। लेकिन पहले हम कक्षा से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। कैसे, जैसे मान लो अभी हमने कक्षा के बारे में सीखा। अब मान लो सपोज दैट मेरे पास बेटा सोडियम है। अब सोडियम के पास 11 परमाणु क्रमांक है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 11 इलेक्ट्रॉन को हम इसके परमाणु में कैसे भरेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं। पहली कक्षा कौन सी है बेटा, के। दूसरी कौन सी है, एल। तीसरी कौन सी है, एम। चौथी कौन सी है, एन। इस तरह से बेटा भरेंगे। अब हमें पता है कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। तो पहली वाली में हम 2 भर दिए। आगे आ जाओ, दूसरी वाली में हम 8 भर सकते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 11 था, 2 भर दिए, अभी 9 बचा, तो 8 हम इसमें भर दिए। कितना बचा, 1। अब 1 हम किस में डाल देंगे, एम वाली में। तो 2, 8, 1 बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो गया। किसके अनुसार, के, एल, एम, एन के अनुसार। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास कोई दूसरा आ गया। सपोज दैट कोई तत्व है एक्स जिसका परमाणु क्रमांक है चलो पोटेशियम ले लेते हैं, 19। मान लो पोटेशियम हमारे पास जिसका परमाणु क्रमांक 19 है ना। मान लो या कोई तत्व है एक्स जिसका परमाणु क्रमांक 19 है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 19 हो गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई साथियों, 19 हो गई। अच्छा ठीक है, 19 हो गई गुरुजी। अब हम इसको कैसे भरेंगे, कैसे, के वाले में कितना भर देंगे, के वाले में के, एल,
MN 4 कक्षाएं हैं। K में हम 2 भर सकते हैं, 19 में से 2 भर दिए। L में हम 8 भर सकते हैं, इसमें भर दीजिए तो 8 8 2 10 हो गया। अभी हमारे पास 9 बचा हुआ है। अब उसके बाद हम जानते हैं कि M में हम ज़्यादा से ज़्यादा 18 भर सकते हैं, 18 से ज़्यादा नहीं भर सकते। तो अगर मैं देखूं तो जब 18 भर सकता हूं तो मेरे पास कितने बचे भैया, 8 2 10 तो मैं भर चुका हूं, 19 में बचा 9, तो भैया 9 बचा है तो 9 भर दें। बेटा यहीं से गलत हो जाता है, यहीं से हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम से गलत है और बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं, यहीं पर गलती करते हैं, यहीं से वो गलत साबित हो जाते हैं। तो सुधार कैसे करना है बेटा, जब यहां पर आप 8 भर लोगे, मैं एक बार समझा दे रहा हूं, बाकी मैं ट्रिक से बता दूंगा। जब आप यहां 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लोगे, पहले हम क्या करेंगे, जैसे यहां 8 भर गया, अब अगली वाली कक्षा में 8 तक भरेंगे, फिर कितना है, एक और बढ़ रहा है तो एक हम यहां चौथी वाले में भरेंगे। ये बेटा करेक्ट होगा। ठीक है, ये बेटा करेक्ट होगा। और अगर आप यदि डायरेक्ट 9 रख दोगे तो करेक्ट नहीं आएगा, करेक्ट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो गुरुजी क्या करें बेटा, पहले हम 8 भरेंगे, 8 से ज्यादा अगर हो रहा है तो हम बेटा चौथी वाली में 2 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद अगर और बढ़ रहा है तो फिर हम यहाँ 18 पूरा करेंगे, नहीं तो हम बेटा डायरेक्ट यहाँ 8 डालेंगे, एक हमारे पास और बढ़ा, 9 थे तो एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भर देंगे। मतलब इसका सही हो जाएगा 2 8 8 1, ये वाला, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब गुरुजी यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बात नहीं, चल अब बेटा मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे, आगे आ जाओ। अब हम आते हैं थोड़ा सा उपकक्षा पे, किस पे, उपकक्षा पे। उपकक्षा तो भैया इसको ऑर्बिटल और सबसेल कहते हैं। क्या कहते हैं, उपकक्षा या उपकोष, इसको आप उपकोष कह सकते हो, उपकोष। अब बेटा जो उपकोष होती है ये 4 प्रकार की होती है, कहती S P D और F। कितनी होती है भैया, 4 प्रकार की होती है, S P D F 4 प्रकार की उपकोष होती हैं। अच्छा, जो S उपकोष है इसमें बेटा ऑर्बिटल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल पाए जाते हैं। इन उपकोषों के अंदर बेटा ऑर्बिटल पाए जाते हैं। कैसे, जैसे मान लो ये S है, इसके अंदर एक कमरा पाया जाता है। ये P है तो इसके पास 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं या 3 कमरे पाए जाते हैं। अब ये D है तो D के पास बेटा 5 कमरे पाए जाते हैं। कितने, 5 कमरे पाए जाते हैं। बात अगर करूं F की तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 उपकोष है तो भैया F के पास 7 कमरे पाए जाते हैं, या कह सकते हैं 7 ऑर्बिटल होते हैं। 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल होते हैं। कितने भैया, 7 ऑर्बिटल। अब थोड़ा पढ़ेंगे। परमाणु की कक्षाएं उप कक्षाओं में विभाजित रहती हैं। जो परमाणु की कक्षाएं हैं वो उप कक्षाओं में विभाजित रहती हैं। उप कक्षाओं को ऑर्बिटाइल या सबसेल कहा जाता है। उप कक्षाएं 4 प्रकार की होती है, S P D और F। अब बेटा, अब जो ये ऑर्बिटल है, अब ये जो एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल मतलब ये, इसमें बेटा ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब कैसे, अब भैया आते हैं ऑफ-बाउ के नियम पर। ऑफ-बाउ ने कहा कि परमाणु की कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक सेकंड, ऑफ-बाउ से पहले थोड़ा इधर मैं डिटेल में समझा दूं। जो आपकी S P D F आपकी जो कक्षाएं हैं, मतलब ये उपकोष है बेटा, उपकक्षा या उपकोष इसको बोलते हैं। इनमें मैंने बताया कि इसमें एक ऑर्बिटल रहता है, इसमें बेटा 3 ऑर्बिटल रहते हैं, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। इसमें बेटा 5 ऑर्बिटल रहते हैं, कितने, 1 2 3 4 5। और F वाले में बेटा कितने रहते हैं, 7 ऑर्बिटल रहते हैं। कितने, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 ऑर्बिटल रहते हैं। फिर मैंने कहा कि एक ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में, एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, रह सकते हैं। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ उपकोष में, S में कितने होंगे।
भैया कितना ऑर्बिटल है? एक ऑर्बिटल। कितना है बाबू? एक ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा ज्यादा से ज्यादा। पी में कितने भर देंगे? तो आप कहोगे गुरुजी 1 2 3 कमरा है, एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 दूनाई 6। कितना बेटवा? 6। अरे कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ भाई कितना? 6। ठीक है। डी में कितना भर सकते हैं? तो भैया 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हैं, 5 दूनाई 10, मतलब कितना? 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं गुरुजी, कौनो बात नहीं। कितना भर सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अच्छा, एफ में कितना? 7 कमरा है, एक कमरा में 2, तो भैया 7 दूना 14 भर सकते हैं गुरुजी। तो एफ में कितना भरेंगे? 14 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। तो भैया ये उपकोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। अब देखो कैसे। अब भाई साहब एक वैज्ञानिक थे पाउली अपवर्जन। एक वैज्ञानिक थे पाउली। अभी पाउलिन भाई साहब ने ये बताया था। किसने? पाउली भाई साहब ने बताया था कि केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं। मतलब एक कक्षक है, इसको ऑर्बिटल या कक्षक कहते हैं। कक्षक या ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कहते हैं। अभी इस एक ऑर्बिटल या एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसने बताया था? पाउली ने अपने अपवर्जन के नियम में बताया था। दूसरी बात इन्होंने एक और बताई थी कि इन इलेक्ट्रॉनों के चक्रण विपरीत होने चाहिए। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ इस तरह से भरा जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। करेक्ट? समझ गए ना? वेरी गुड। उसके बाद एक वैज्ञानिक और आए, हुंड भाई साहब। हुंड ने कहा कि एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। मतलब इन्होंने कहा कि जैसे मान लो हमारे पास एस उपकोष है। अब एस उपकोष में भैया कितने ऑर्बिटल होंगे? तो आप कहोगे गुरुजी अभी आपने बताया कि 3 ऑर्बिटल होंगे। आपको पता है ज्यादा से ज्यादा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5 ही है, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरेंगे? तो कह रहा है कि एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा, जोड़ा तब तक नहीं बनेगा जब तक उस कोष के सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। अब मान लो कि तुम एस नाम के आदमी हो, तुम्हारे पास घर है जिस घर में 3 कमरे हैं। अब तुम्हें पता है कि इन 3 कमरों में मैं 6 आदमी को रख सकता हूं। अब देखो 6 आदमी तुम्हारे पास कमरे लेने अभी नहीं आए, एक एक करके आदमी आ रहे हैं। तो पहला आदमी आएगा तो तुम उसे कौन सा कमरा दोगे? पहला वाला कि भैया तुम रह लो। दूसरा वाला आएगा तो तुम इसी में थोड़े ना घुसोड़ दोगे, उसे कहोगे भैया बगल वाला खाली है, तुम बगल वाला ले लो। तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें गया, दूसरा इसमें गया। अब फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे? कहा इसी में घुसेड़ दोगे? नहीं, फिर किसी दूसरे में दोगे कि भैया अगला वाला खाली उसको ले लो, फिर इसमें भरा जाएगा। मतलब युग्मन तब तक नहीं होगा, जोड़ा तब तक नहीं बनाओगे जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सब में ना भर जाए। अब सब में भर गए। अभी हमारे पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन थे, 3 भर दिए। अब मान लो चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया, चौथा आदमी आ गया, तब उसे क्या करोगे? कमरा देना है तुम्हें, तब तुम कहोगे कि भैया ये पहले वाले से कि देखो तुम इंतजाम कर लो, उसको भी रख लो, उस आदमी को भी रख लो अपने साथ, एक कमरे में 2 आदमी रह सकते हो। तो ये क्या कहेगा? भैया ठीक है, लेकिन इधर का मुंह करके नहीं रहेगा ये, इसको बोलो अपना खाना इधर बनाएगा, इधर का मुंह करके सो लेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मतलब युग्मन कब शुरू होगा? जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर गए तब हम पीछे से एक एक इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे। तो चौथा इलेक्ट्रॉन पहले वाले कोष में आ गया, पहले वाले ऑर्बिटल में आ गया, फिर 5वां इसमें भर देंगे, 6वां इसमें भर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम ये किसने बताया था? हुंड भाई साहब ने बताया था। किसने बताया था? हुंड भाई साहब ने बताया था। बेटा बहुत ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। अच्छा ठीक है, हुंड भाई साहब ने यहां तक बताया, इस बात को यहीं पे रोक दो। अब चलो थोड़ा और पीछे चलते हैं। और पीछे कहां? और पीछे आते हैं बेटा, यहीं पे आते हैं। अब मैंने कहा, अभी मैंने तुम्हें समझाया था कि भैया इसके चारों तरफ जो वृत्तीय कक्षाएं पाई जाती हैं इनको हम कोष कहते हैं। और इन कोष का मैंने नाम भी बताया था। क्या क्या नाम बताया था मैंने रसगुल्लो? मैंने नाम बताया था कि ये वाली के है, ये वाली एल है, ये वाली एम है,
और ये वाली n है। यही बताया था ना, काहो राम खिलावन, यही बताया थे कि नहीं हो? हाँ गुरुजी यही बताए थे, KLMN। फिर मैंने क्या बताया था कि K वाले में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, L वाले में ज्यादा से ज्यादा, ये सब कोष हैं बेटा, ध्यान से देखना, कोष हैं। L वाले में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन, M वाले में 18 इलेक्ट्रॉन और N वाले में 32 इलेक्ट्रॉन। 2, 8, 18, 32 ऐसे भरे जाते हैं। अब बेटा इन्हीं कोष के अंदर उपकोष पाई जाती है। इन्हीं कोष के अंदर क्या पाई जाती है? उपकोष। क्या पाई जाती है? उपकोष। किनके अंदर? इन्हीं कोष के अंदर उपकोष पाई जाती है। उपकोष कितनी है? SPDF। मैंने क्या बताया? S में कितना ऑर्बिटल, कितना कमरा? 1 कमरा। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। P में कितना कमरा? 3 कमरा। 1 कमरा में 2 आदमी, 3 दूनैया 6। अच्छा, डी वाला कितना कमरा? डी में कितना ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल का मतलब कितने आदमी? 10 भैया, 10 इलेक्ट्रॉन। एफ का मतलब 7 कमरा, 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन, तो भैया 14 इसमें भरे जाएंगे। इतना हमने सीखा। अच्छा, अब जो ये के वाली सेल है, इस के वाली सेल के पास, कोष के पास एक उपकोष होता है एस। कितना? एक उपकोष होता है एस। तो भैया ये के वाली के पास कितना उपकोष है? सिर्फ एक उपकोष है एस। और एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2। इसीलिए बेटा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए। यही कारण है, मैं ये बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कहां से आई, इसीलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए। अब ध्यान से सुनना, जो एल वाली है इसके पास 2 उपकोष होती हैं, एक एस एक पी। एक एस उपकोष और एक पी उपकोष। इस कोष के अंदर 2 उपकोष पाई जाती हैं, एस और पी। अब एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 2 कितना हुआ? 8। कितना हुआ? 8। और यही कारण है कि एल में 8 भरा जाता है। अच्छा, और आगे आ जाओ। और आगे आने पर तुम्हें पता चलेगा कि जो एम है इसके पास 3 उपकक्षाएं होती हैं, SPD 3। SPD मतलब कि 1 2 3, मतलब कि 2 6 और 10 6, सॉरी 6 2 8 और 8 10 18। और यही कारण है कि एम में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्यों? क्योंकि 3 उपकोष पाए जाते हैं। कितने? 3। अब बात करेंगे चौथी वाले एन वाले की, तो इसमें 4 उपकोष पाए जाते हैं, एस पी डी और एफ, मतलब चारों पाए जाएंगे। तो चारों में इलेक्ट्रॉन कितने भरे गए? एस में 2 भर दिया गया, पी में जो है 6 भर दिया गया, डी में 10, एफ में 14, मतलब 2 6 10 हो गया 18, 18 14 कितना हुआ? 32। यही कारण है कि एन में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। समझ में आयल कि ना हो? काहो सुकरूलाल, आया समझ में? चलो बहुत अच्छा। अब आगे क्या? अब बेटा यहीं से तुम समझ जाओ। अब चलते सुपर ट्रिक की तरफ। सुपर ट्रिक क्या है? अब आगे आ जाओ। अब भाई साहब एक वैज्ञानिक हुए, इनका नाम था आपबाउ। इन्होंने बताया कि परमाणु की कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन सर्वथा निम्न ऊर्जा स्तर से उपकक्षाओं में जाते हैं या भरते हैं, तत्पश्चात ही उससे अधिक ऊर्जा वाले उपकक्षाओं में चले जाते हैं। कक्षाओं के अनुसार उपकक्षाओं की ऊर्जा स्तर नीचे दिए गए हैं, डायग्राम आरेख के द्वारा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ये नहीं समझ में आया? रुक जाओ, मैं समझाता हूं। अब उन्होंने कहा कि जो SPDF उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। पहले 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d 6d 4f 5f। बेटा इस डायग्राम को ध्यान से देखना, इसे बनाना सीख लो, कभी दिक्कत ही नहीं होगी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवेश करेगा, फिर घूम करके ऐसे निकल जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से घूम करके यहाँ आएगा 2p में, फिर यहाँ से घूम करके जाएगा 2p, फिर 3s, फिर यहाँ से घूम करके 3p, फिर 4s, फिर इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ चला जाएगा, आगे बढ़ेगा।
ठीक है बाबू, इस तरह से घूमता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। और ई देखो बेटा, आगे की तरफ बढ़ता गया, ई देखो। अब इससे क्या साबित हुआ गुरुजी, क्या बताना चाह रहे हो? तो गौर से देखो प्यारे साथियों। सबसे पहली बात ये है इलेक्ट्रॉन के भरे जाने का क्रम। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 1s में। किस में जाता है? 1s। तो यहां से मैं लिखना शुरू करता हूं 1s। फिर कहां जाता है? घूम करके गया इलेक्ट्रॉन 2s में। किस में गया? 2s। ठीक है बेटा। फिर किस में गया? घूम करके 2s के बाद गया 2p में। किस में गया? 2p। फिर घूम करके किस में गया? 3s में। फिर किस में गया? 3s। ठीक है। फिर घूम करके देखो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? 3p में, 3p। फिर कहाँ गया? 3p के बाद 4s में, 4s। फिर बेटा घूम करके कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? 3d में, 3d। फिर घूम करके कहाँ गया? 4p में, 4p। फिर कहाँ गया घूम करके? फिर कहाँ गया बाबू? फिर कहाँ गया? फिर कहाँ गया बाबू? फिर कहाँ गया? फिर कहाँ गया? हे रामकृष्ण परमनाथ, अरे सॉरी, हे रामकृष्ण प्रेमानंद, ये क्या हुआ? 4p है, 4p के बाद कहाँ गया? 5s, 5s। इस तरह से बेटा ये क्रम होता है, इस तरह से ये क्रम होता है। ये क्रम को बेटा याद कर लो, इस क्रम को साथियों, इस क्रम को साथियों याद कर लेना। ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रम। अरे बाबू ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? इस क्रम को बेटा याद कर लेना, ये क्रम हमेशा याद रहना चाहिए। तो इस क्रम के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। कैसे करेंगे? तो आइए साथियों, इस क्रम को मैं आगे लिखता हूं। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। बेटा इस तरह से, इसको आप ऐसे ही भी लिख सकते हो, स्टूडेंट, स्टूडेंट, प्यारा, स्टूडेंट, प्यारा, स्टूडेंट, देखो, प्यारा, स्टूडेंट, ऐसे बना लो। एस में पहला लगा दो, फिर दूसरा एस है, ये तीसरा एस है, ये चौथा वाला एस है, ये पांचवा वाला एस है। अब पी कहाँ से शुरू होता है? 2 से, तो दूसरे में पी लगा दो, तीसरे में पी लगा दो और चौथे में पी लगा दो। अब उसके बाद डी कहाँ से शुरू होता है? अरे देख लो ना पीछे, डी कहाँ शुरू होता है? 3 से, तो भैया 3 से शुरू होता है, तो यहाँ पे 3 लगा दो। ये लो बेटा, ये क्रम बन गया। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो इस ट्रिक द्वारा। क्या क्या ट्रिक, क्या याद करना है? स्टूडेंट, स्टूडेंट, प्यारा, स्टूडेंट, प्यारा, स्टूडेंट, देखो, प्यारा, स्टूडेंट। नहीं याद हो रही, घबराने की बात नहीं, ये क्रम आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं सवालों की तरफ, अब चलते हैं सवालों की तरफ। कैसे? ध्यान से देखो सवालों की तरफ। अब मैं वही दोनों उदाहरण लेता हूं। सोडियम 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ऑफ बाउ के हिसाब से। कैसे? इसके हिसाब से 11 है, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है इसमें। कितने? 11 इलेक्ट्रॉन है। पहला है 1s, s में कितना भरा जाएगा? पहले याद इधर लिख लेते हैं। s में 2, p में 6, d में 10, f में 14। ये इलेक्ट्रॉन अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। किस में कितना भरेंगे? आप गौर करिएगा, 1s है, s में कितना ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2, तो भैया 2 भर दो। फिर p में 6, लेकिन p नहीं, अभी भी यस है तो इसमें भी 2 भरेंगे। अगला क्या है? p है, p में कितना? 6, भैया यहाँ 6 भर दो। कितना हुआ? 6 2 8 2 10, टोटल कितने हैं? 11। अब बचा 1, भैया s में 2 भर सकते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे 11 ही है तो 1 ही भर दो। कौन तुमको मना कर रहा है? अब इसका काम ही नहीं पड़ा, इसका काम ही नहीं पड़ा, इतने में हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब जरा इसी को KLMN से करें, तो ये पहली कोष है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। अब गौर करिएगा, इधर गौर से देखना, इधर 1 किसके आगे लिखा? इसके आगे सिर्फ लिखा है 1। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2 भर लो। इधर देखो 2 कहाँ कहाँ लिखा है? ये भी 2 लिखा है, ये भी 2 लिखा है, दोनों के आगे 2 लिखा है, तो 6 2 8। ठीक है। फिर इधर 3 कहाँ है? ये है 1 लिखा है, 1 भर लो। चौथा है ही नहीं, बस खाली। बेटा ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, दोनों सही, दोनों सही। अब एक दूसरा सवाल करते हैं। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। चलो दूसरा प्रश्न है,
प्रश्न क्या है भैया, हमें वही वाला x परमाणु लेते हैं जिसमें 19 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। x कोई परमाणु है जिसमें 19 इलेक्ट्रॉन है, मान लो पोटेशियम है K। चलो शुरुआत करते हैं। 1s 19 है, हमको भरना है, तो 1s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, 2 भर दिए। फिर 2s आता है, भैया ये कैसे याद है मुझे मैंने यहाँ से याद कर लिया है, आपको भी इसे याद कर लेना है, ध्यान रखना। चलो 1s, फिर क्या भरेंगे 2s, s में कितने 2, फिर क्या आता है 3, नहीं 2p है ना, 2p p में कितना भर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 भर दो। फिर क्या आता है 3s, s में ज़्यादा से ज़्यादा कितना, s में ज़्यादा से ज़्यादा 2 भर दो। फिर 3p, फिर क्या आता है 3p, p में कितना 6, फिर क्या आता है, अच्छा हो कितना गया देख ले, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, और उसके बाद 4s आता है उसके बाद। अब 4s में कितना बचा 18 हमने भर दिया, 19 टोटल है, एक बचा, और s में 2 भर सकते हैं लेकिन एक बचा है तो अब एक ही भर देंगे, बात खत्म। अब प्यारे साथियों आप गौर से देखो, इसको KLMN से कर लेते हैं, किससे, पहली दूसरी तीसरी और चौथी कोष रख लो, K L M और N। चलो करते हैं। अब एक बात बताओ देखना, इससे जिंदगी में कभी गलत ही नहीं होगा। चलो देखते हैं, पहले में कितना 2, पहली वाली इधर, ये पहली कोष है ना, इसके आगे 1 लिखा है ना, 2 है ना, रख दो। अब देख लो ये दूसरी कोष है, 2 किसके आगे लिखा है, तो इन दोनों के आगे 2 लिखा है, तो 6 2 8। फिर उसके बाद तीसरी कोष देख लो, तो तीसरी इन दोनों के सामने 3 3 लिखा है, तो 6 2 8। फिर उसके बाद क्या है 1, चौथी वाली में अकेली है, 1 लिखा, मतलब चौथी ये है, और 1 रखा हुआ है चौथे कोष में, 1 इलेक्ट्रॉन रख दो, 2 8 8 1, यही सही आया ना। और जरा पीछे जाकर के देखो क्या यही हुआ था उस समय, ये देखो 2 8 8 1 हमारा सही था और ये वाला हमारा गलत हो गया। तो कैसी लगी ट्रिक बेटा, चलो और 2 4 उदाहरण करके देखते हैं, भागना नहीं जाना नहीं, 2 4 और उदाहरण कर लेते हैं, थोड़ा बड़े बड़े उदाहरण करते हैं, ठीक है, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी ना बाबू। चलो मान लो मेरे पास निकिल कॉपर जिंक, निकिल ले लेते हैं, निकिल का बेटा 28 होता है, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, 28 होता है, इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1s, s में 2, 2s, s में 2, 2p, p में 6, 3s, s में 2, फिर 3p, p में 6, फिर 4s, s में 2, और 3d, d में 10। देख ले कितना हो गया बेटा, ये क्रम याद कर लेना, ये क्रम मुझे कहाँ से याद है। अच्छा चलो मैं इसको उसी हिसाब से रख के दिखाता हूँ ताकि वो ट्रिक याद हो जाए। अब जैसे मान लो निकिल का परमाणु क्रमांक 28 है, मतलब 28 इलेक्ट्रॉन है, अब हमें रखना है, तो हम कैसे रखेंगे, पहले ट्रिक लिख लेते हैं पूरी। स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट देखो, स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट, एक सेकंड थोड़ा और जगह बना ले, स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट देखो प्यारा स्टूडेंट, ठीक है। एस कहाँ से शुरू होता है, 1 से, 1 लिख दो, देख लो बेटा पीछे देख लो, शर्माओ घबराओ मत भाई, कहीं कोई समस्या तो देखते चलो ना, तुम्हें मुझे कोई समस्या नहीं, क्योंकि मुझे पता है, मैं रट के बैठा हूँ। ये देखो पहला 1 S से शुरू होता है, 2 P से शुरू होता है, और D 3 से शुरू होता है, और F 4 से शुरू होता है, ये बात क्रम याद रखना, ठीक है। चलो कहाँ थे हम, हाँ यहाँ पे थे। चलो मैंने क्या बताया, 1 S से शुरू होता है, तो पहला S हो गया, ये दूसरा S हो गया, ये तीसरा S हो गया, और S है, हाँ ये चौथा S है, और S है एक, ये रखा, ये 5वां S है। अब P कहाँ से शुरू होता है, तो 2 से तो 2, फिर 1 P हो गया दूसरा, फिर ये तीसरा P हो गया, फिर ये चौथा P हो गया। और D कहाँ से शुरू होता है, 3 से, D कहीं है, यहाँ पे है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन भर दो, हमें पता है कि S में ज़्यादा से ज़्यादा 2, P में ज़्यादा से ज़्यादा 6, D में 10, F में 14, ये हमें ज्ञात है। चलो S में कितना 2, P में, S में कितना 2, P में कितना 6, S में कितना 2, P में कितना 6, S में कितना 2, और D में कितना 10, देख ले ज़्यादा तो नहीं हो गया 28।
2 2 4 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30। अरे ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो भैया कम कर दो, 8 रख दो, 10 भरे जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा हमारे पास 10 नहीं है तो हम 8 ही भर देंगे। ठीक है, तो बेटा 8 भर दिए हम वहां। अब एक बात बताओ, अब इसको अगर मैं KLMN से करूं तो क्या होगा? KLMN, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। ठीक है, चलो भरते हैं। पहली वाली कौन सी है? इसमें देखो, इसके आगे एक लिखा है, बाकी किसी के आगे एक नहीं लिखा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बस 2 उठा के रख दो। फिर दूसरी वाली, ये भी दूसरी है, ये भी दूसरी है, तो 6 2 8। तीसरी कौन कौन सी है? थोड़ा गौर करिएगा, तीसरी ये दोनों है, 6 2 8, और एक तीसरी यहां पर भी रखी, देखो 3 नंबर तीसरी कोस, ये दोनों हैं, और एक यहां भी रखी हुई है, तो 6 2 8 और 8 कितना हो गया? 16। और उसके बाद आप गौर से देखो, और कहीं है चौथी, ये चौथी है, एक चौथी ये भी है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 रख लो, 16 2। यदि, अब देखो ये एकदम आपका करेक्ट आया है। यदि मैं आपसे कहता कि इसको आप उस हिसाब से कर लो जिस हिसाब से आप करते हो, आपको तो पता है कि KLM और N में 2 8 18 और 32 भरा जाता है। अब अगर डायरेक्ट आप भरे होते KLMN में तो आप गलत नहीं कर देते। कैसे? आप पहले भरते कि 28 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, K में हम कितना भर देते? 2, L में कितने भर देते? 8, M में कितने भर देते? 18, और 8 2 10, 8 18 28, हो गया, हो गया। अब देखो ये आ रहा है, और सही क्या है? 2 8 16 2। मतलब कहने का ये वाला आपका गलत हो जाएगा, और इस हिसाब से चलोगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो गुरुजी अगर मान लो हमें ये वाला ना निकालना चाहे, डायरेक्ट इसे करना चाहे, तो कैसे करेंगे? देखो, डायरेक्ट करने का तरीका एकदम आसान है, बस थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। कैसे? KLMN, भैया K में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा 2 भर दो, L में 8 इलेक्ट्रॉन 8 भर दो, M में 18 भरे जा सकते हैं, M में 18 भरे जा सकते हैं, परंतु आप पहले 8 तक भरोगे, 8 भरोगे, उसके बाद अगर 8 से ज्यादा है, कितना? तो अभी तो गुरुजी हमारे बहुत ज्यादा हैं, अभी तो हमें 2 8 10 8 18 हुआ, अभी 10 और ज्यादा है, कोई बात नहीं, 8 तक भरा आपने, अब आगे 2 भर दो, आगे 2 भर दो, आगे 2 भर दो। अगर नहीं हो रहा है, एक ही ज्यादा है 8 से, तो एक ही भर दो, लेकिन अभी हमारे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले 8 तक भरो, फिर आगे 2 पूरा कर दो। कितना हो गया? 2 8 18, 8 और 2। ठीक है, तो बेटा 10 10 20 हो गया। अभी कितना बचा? अभी कितना बचा? फिर से देखो, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 2 8, फिर उसके बाद अब यहाँ पे हम चाहें तो एक साथ 18 भर सकते हैं, एक साथ 18 नहीं भरेंगे, पहले 8 भरेंगे, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन चौथे वाले में ले जाएंगे, फिर जो बचे हैं इसमें उठा के रख लेंगे, तो 2 8 मतलब 10 10 8 18, 18 2 18 2 20, कितने बचे हैं? 8, तो इसमें 8 ला के जोड़ देंगे, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा? 16, तो बेटा ये हो जाएगा 16। इस तरह से देखो, ऊपर के जैसे आ गया, एकदम करेक्ट, इस तरह से भरना है। अब मान लो गुरुजी कि अगर मान लो यहाँ पे 18 से ज्यादा हुआ, अब अगर यहाँ पे 18 से ज्यादा होगा तो फिर आप इस 2 को 8 तक ले जाओगे, और 8 के बाद अगर ज्यादा है तो फिर आगे वाले में 2 करोगे, फिर और इलेक्ट्रॉन आते हैं तो फिर इसे 32 पूरा करोगे, ये क्रम चलेगा। लेकिन ये क्रम आप कंफ्यूज हो जाते हो, भूल जाते हो, तो इट्स अ बेटर, सबसे अच्छा याद करने का तरीका। अब एक अपवाद वाला ले लेते हैं, ठीक है? कितना टाइम हो गया? ठीक है, एक अपवाद वाला, बेटा कॉपर 29 और क्रोमियम, ये दोनों बेटा 24, ये दोनों अपवाद माने जाते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद माना जाता है, ये अपवाद की श्रेणी में रखे गए हैं, अपवाद की श्रेणी में, याद रखना, किसकी श्रेणी में? अपवाद की श्रेणी में। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से करते हैं हम, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2 और 3d। अब देख लो 29 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20 9 29। इसका जरा कर लेते हैं, 1s, s में 2, 2s, s में 2, 3s, नहीं 2p आएगा, 2p आएगा, p
1s 2s 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, इस तरह से। तो 24 इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 4, 6 4 10, s में 2, 10 2 12, 12 p में 6, 12 6 18, 18 s में 2 20, 20 और टोटल कितने हैं 24। तो भैया बचे 4, 4 भर दो डी में। ठीक है, अब एक काम करो, अब आपको लगता होगा गुरुजी एकदम सही है, परंतु ये सही नहीं है। होता क्या है, जब आखिरी कोष में डी ऑर्बिटल में कभी भी आखिरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। 4 होंगे तो वो 5 कर लेगा, 5 कर लेगा। क्यों? क्योंकि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। किसके लिए बेटा? स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो इससे 1 इलेक्ट्रॉन खींच करके अपने यहाँ पे 5 कर लेगा। तो बेटा ये हो जाएगा लास्ट में 4s1 और 3d5। ठीक है, ये सही होगा, ये बेटा आप नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर भी बेटा ये नियम लागू होगा कि डी में कभी भी आखिरी कोष में 9 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो 10 करने का प्रयास करता है। तो बेटा ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और 4s यहां पर हो जाएगा 1 और 3d हो जाएगा 10। बेटा ये इन्हीं दोनों पर लागू होता है और किसी पे भी नहीं, तो याद रखना। और इसका मैं के एलिमेंट से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बता दूं, ये के एलिमेंट से क्या होगा, तो भैया इसका देख लो, के एल एम एन। पहली वाली ये है 2, दूसरी वाली ये दोनों है 6 2 8, तीसरी वाली ये है 6 2 8 और एक यहाँ भी है 10 8 18। तो इसका 18 हो जाएगा और इसका 4s में 1 है तो 1 हो जाएगा। इस तरह से इसका हो गया, ये एकदम राइट है। उसके बाद बेटा के एल एम एन नीचे वाले का भी कर लें, है ना। तो क्या होगा 2, फिर बेटा 6 2 8, फिर इसमें तीसरा कौन सा है, ये तीनों है 6 2 8 और 8 और ये तीसरा ये भी है 8 5 13, 13 और चौथे में 1 है 1। बेटा ये इसका राइट हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद का किया जाता है। ये सिर्फ ध्यान देना, ये सिर्फ कॉपर क्रोमियम के लिए है और उसके नीचे किसी पे लागू नहीं होता। 30 तक में यही दोनों है बस, परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक में सिर्फ यही दोनों है, बस हो गया। उसके बाद और कोई अपवाद नहीं है। तो ये नियम सिर्फ यही लागू होगा जब डी ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो 10 कर लेगा और जब 4 रहेंगे तो वो 5 कर लेगा। 4s से खींच करके, जबरदस्ती खींच के इलेक्ट्रॉन ले लेता है। बस बेटा अब ज़्यादा टाइम हो रहा है, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना क्लास कैसी रही, क्योंकि मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं और मुझे हौसला मिलता है आपके कमेंट से, मुझे और प्रेरणा मिलती है कि मैं कितने अच्छे से और आपको समझा सकूं, क्या क्या आपको और ला के पढ़ा सकूं जो आपके एग्जाम के लिए, आपके भविष्य के लिए ज़्यादा आवश्यक है। तो बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, या और क्या जानना चाहते हो और आपका बेसिक कहाँ पे कमजोर है जो आप मजबूत करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली क्लास में, क्योंकि बेटा हमें नीट भी तोड़ना है, 12th के बाद IIT में भी बैठना है। अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना है तो ये छोटी छोटी नियम, छोटी छोटी चीजें ही हमें आगे ले जाएंगी। तो प्यारे साथियों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अगले वीडियो में। हाँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और मैं कुछ नहीं चाहता आपसे, मेरी 1 घंटे की मेहनत का सिर्फ इतना सफल। चलते हैं बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विद्याकुल और जय बिहार।